age of 20, I was diagnosed with clinical depression. अब वो डिप्रेशन कहाँ से आई, क्यों आई, उसकी बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में जाऊँगी तो ये टेड टॉक नहीं टेड टॉक्स बन जाएंगी. बट मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ज़रूर दूँगी बिकॉज आई फील कि जब तक आप किसी चीज़ की बेस लोगों को ना दिखा दो तो उसके ऊपर खड़ी इमारत इतनी मजबूत या इतनी कमज़ोर क्यों है वो लोगों को समझ में नहीं आता. बचपने से कुछ इमोशनल वीकनेसेस थी मेरे अंदर जो मैं अपने साथ कैरी कर रही थी. उन इमोशनल वीकनेसेस में क्या था, मेजर लो सेल्फ इस्टीम थी, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन, एक्सट्रीम एंजाइटी एंड पैरानोया. अब ये चीज़ें कहाँ से आईं? लो सेल्फ इस्टीम इस तरह से आई, बचपन में काफ़ी बच्चे जो हैं वो थोड़े से चबी और हेल्दी होते हैं और वो बड़ी क्यूट बात है, लेकिन मुझे बचपने में स्कूल में काफ़ी बुली किया गया था इस चीज़ की वजह से, which kind of stayed with me and it made me look at myself as someone who's really ugly and really fat and just not good enough. I still remember there used to be days जब मैं अपने स्कूल की गेट से लेके अपनी क्लासरूम तक सर पे पूरा दुपट्टा लेके जाती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि लोग मुझे देख रहे हैं और वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं कि ये कितनी अगली है और कितनी मोटी है और इस तरह की चीज़ें. I would never attend any of the school events, be it parents-teacher meeting, Eid parties or anything like that, because I used to think कि चलो इन सब ने मुझे स्कूल यूनिफॉर्म में तो देखा हुआ है, स्कूल यूनिफॉर्म में तो सभी थोड़े से लगते हैं, लेकिन अगर मुझे घर के कपड़ों में भी इन्होंने देख लिया एंड इनको मैं तब भी अच्छी नहीं लगी तो ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि मैं अगली और मोटी हूँ. ओके, नाउ लो सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? I used to compare myself with my brother a lot being a child, thinking कि उसके पास ज़्यादा opportunities हैं, उसको ज़्यादा appreciate किया जाता है, उसको जो है ज़्यादा admire किया जाता है, उसके पास ज़्यादा चीज़ें हैं. Of course वो मुझसे 4 साल बड़ा है तो उसके पास ज़्यादा चीज़ें होंगी, उसके पास ज़्यादा opportunities होंगी, but being a kid आप चीज़ें अपनी understanding से देख रहे होते हो. So that analysis in my head made me believe that I am not capable enough. And my brother is capable of doing a lot more, right? So low self-confidence वहाँ से आया. Fear of rejection and fear of abandonment. So my dad has 2 wives. We have an amazing family. Just by the way, everything is perfectly fine. But as I said, being a kid, आप चीज़ें थोड़ी अपनी understanding से देख रहे होते हो और अक्सर आप misinterpretation कर लेते हो. So जहाँ पे 2 बीवियाँ होती हैं, वहाँ पे अक्सर घरेलू मामलात थोड़े ख़राब भी हो जाते हैं. तो वो हमारे साथ भी हुआ करता था. I used to listen to my parents fight a lot, and when they would be fighting, तो कभी-कभी आप बच्चे होते हो तो आप कान लगा के सुन रहे होते हो जो मुझे बिल्कुल नहीं करना चाहिए था. तो सेपरेशन की बातें सुनने में आती थी जिसमें मैं सोचती थी कि like मुझे कौन रखेगा, अम्मी रखेंगी या अब्बू रखेंगे. एंड बिकॉज आई एम अ गर्ल सो like अम्मी बोलेंगी बेटियाँ तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं तो अम्मी नहीं रखना चाहेंगी और अब्बू रखेंगे तो like स्टेप मॉम like क्या होगा. सो वहाँ से बहुत ज़्यादा फियर ऑफ रिजेक्शन और फियर ऑफ अबैंडनमेंट आ गया. एंजाइटी एंड पैरानोया जो था आया, यू नेम इट, क्राइम, मर्डर बेस्ड, रेप बेस्ड, एनी सॉर्ट ऑफ स्टूपिड फिल्म्स दैट आई शुडंट हैव वॉच्ड बीइंग अ किड, मैंने सब देखी. एंड जस्ट बाय द वे प्लीज़ आप लोगों के जितने भी छोटे भाई बहन हैं या बच्चे हैं या कजन्स हैं उनको इस किस्म के कंटेंट से दूर रखें क्योंकि सबलिमिनल मैसेजेस होते हैं और ये बहुत बुरा होता है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए लेटर ऑन. So उधर से काफ़ी एंजाइटी और पैरानोया था, which cherry on top, a few incidents of harassment by a family tailor made it even worse for me, which I did not talk about for the longest time with anybody in my family because A, I was too young, B, I was not that close to my mother, C, I was never that expressive, and D, there was a lot of guilt and embarrassment attached to it, thinking कि अगर मैं इस बारे में बात करूँगी तो शायद मुझे खुद ही इतनी एम्बैरेसमेंट होगी बताते हुए कि आई जस्ट वांटेड टू एस्केप दैट फीलिंग. सो काफ़ी टाइम तक उस बारे में भी बात नहीं की एंड दैट केप्ट ग्रोइंग ऑन मी. नाउ दिस वाज अ लिटिल बिट ऑफ द बैकग्राउंड कि इमोशनल वीकनेसेस क्या थी. अब मैं इन इमोशनल वीकनेसेस को कैरी करते हुए अपनी टीन एज की तरफ आई. टीन एज एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे आपको बहुत से आई थिंक इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं, करियर वाइज, एजुकेशन वाइज, पर्सनल लाइफ वाइज, जो कि आपकी ज़िंदगी को आगे कैसे अनफोल्ड करते हैं उन डिसीजंस और चॉइसेस पे बहुत डिपेंडेंट होती है आपकी ज़िंदगी. नाउ ऑल माई डिसीजंस एंड माई चॉइसेस were highly influenced by these negative and limited belief systems that I had made for myself because of these
emotional weaknesses that I had. I would not put myself on the paths that I really did want to walk on. There used to be crazy opportunities coming my way, but I wouldn't avail them because मुझे ऐसा लगता था कि I'm not good enough, मैं handle नहीं कर पाऊँगी. मैंने अपने दिमाग में एक अजीब सी philosophy बना ली थी, एक अजीब सा concept बना लिया था कि if I have to weigh between two emotions, the good emotion of having achieved what I want and the bad emotion of having achieved it but constantly being in this fear कि what if I lose it, तब मैं कैसा feel करूँगी और I won't be able to handle that bad emotion, so it's better off, मेरे लिए तराजू पे ये second emotion ज़्यादा weigh करता है, so I think I'm better off never having felt that good emotion of having achieved what I want to. So now, because I was limiting myself from doing things that I really did want to do. There was a conflict of desire versus deserve. I thought कि जो मैं desire करती हूँ मैं deserve नहीं करती. So there was this growing void and emptiness inside me, जो कि by the age of 20 काफ़ी ज़्यादा हो गई थी. और what the incident that happened, चलो I'll just talk about it. So इन सब चीज़ों के साथ मैं अपनी 20 साल तक की उम्र तक पहुँची. एक ऐसा हफ्ता आया मेरी ज़िंदगी का जो कि because when you have these limited beliefs about yourself और आप काफ़ी ज़्यादा vulnerable होते हो तो आप अपनी weaknesses की तरफ, अपनी situations की तरफ, अपनी ज़िंदगी में काफ़ी hurdles की तरफ भी बहुत ज़्यादा negative होते हो और आप उनको सही से handle नहीं कर पाते. इस वजह से कुछ एक हफ्ता मेरी ज़िंदगी का ऐसा गुजरा था जिनमें काफ़ी problems आई जिनको मैं सही से handle नहीं कर पाई. And one day I was driving with a friend of mine and I get a phone call. By the way, घर से निकलने से पहले मेरी अम्मी ने मुझे बहुत सुनाया था because I was on this rebel mode जहाँ पे मेरी अम्मी ने मुझे बोला था कि तुम माँ बाप की नाफरमानी करती हो ना, तुम देखना तुम बर्बाद हो जाओगी. And like that, माँ बाप जो हैं वो काफ़ी बच्चों को बातें बोल देते हैं डराने के लिए ताकि वो बुराई की तरफ ना जाएं, लेकिन काफ़ी बातें ऐसी होती हैं जो इतना डरा देती हैं कि वो इधर बैठ जाती हैं. तो मैं गाड़ी चलाते हुए अपनी अम्मी की इस बात के बारे में सोच रही थी कि मुझे एक फ़ोन कॉल आती है और उस फ़ोन कॉल पे मुझे कुछ ऐसा बताया जाता है जो कि मेरे लिए बहुत hurtful था. Because of personal reasons I cannot disclose what it was, but वो बहुत hurtful था. And I hung up and I kept thinking कि मुझे घर से निकलने से पहले अम्मी ने बोला था कि बेटा तुम बर्बाद हो जाओगी. तो ये ना शायद इस वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ है. और मैं इतना ज़्यादा सोचना शुरू हो गई कि मुझे and then there was so much like baggage of the past with me कि उस moment में मुझे आ गया panic attack. अब मुझे उस टाइम पे बिल्कुल नहीं पता था कि panic attack क्या होता है. So I could feel कि मेरी जो टांगें हैं वो मैं एक्सीलेटर पे नहीं दे पा रही हूँ, पता नहीं मैं ब्रेक लगा पा रही हूँ या नहीं, मेरे साथ क्या हो रहा है, बॉडी से रूह निकल रही है, सांसें ख़त्म हो रही हैं, पसीने आ रहे हैं, हाथ काँप रहे हैं. So I thought कि सबसे ज़्यादा अम्मी ने कहा था बर्बाद हो जाओगी, सबसे बड़ी बर्बादी क्या होती है, आप मर जाते हो. So maybe I am dying. So I rushed myself to a hospital. Somehow I managed to drive till NMC. और बाहर जाके NMC के I fainted because NMC के बाहर जाके मुझे पता था अब मैं hospital आ गई हूँ, चलो now I can give up on my energy. Now the doctors will take it from here. So I remember waking up to, I was wearing a white shalwar kameez which they had torn from my chest area and they had put a lot of things on me. So that scared me even more. मैं और ज़्यादा पैनिक हो गई, मुझे आवाज़ें आ रही थी, टू and it was an emergency ward. तो जाहिर सी बात है वहाँ पे लोग रो भी रहे होते हैं, चीख भी रहे होते हैं, बातें भी कर रहे होते हैं. And when you are having a panic attack or when you are having anxiety तो आप को हर चीज़ की आवाज़ ज़्यादा ज़ोर से आती है, लाइट्स ज़्यादा ज़ोर से लगती हैं. So मुझे जब ये आवाज़ें आ रही थी, because I was semi-conscious, I kept thinking that maybe I've actually died and this is me experiencing my life after death. So I literally gave up on life for 2 minutes being in that bed. खैर उन्होंने कोई ड्रिप श्रिप लगाई, थोड़ा मुझे होश आया जब मैं उठी. It was summers, बहुत गर्मियाँ थी, but I was feeling really cold. तो मैंने उनसे बोला मुझे blankets दे. They put 2 blankets on me and then my friend standing over there told me कि यशमा तुम्हारे होंठ जो हैं वो नीले होना शुरू हो गए हैं. So that made me even more anxious and मैंने कहा नहीं wait, I'm dying, my dad needs to know where I am. So I call him. Now he comes. टाइम जो है बहुत तेज़ी से गुजर रहा था उस वक्त. अब्बू आए. अब मैंने अब्बू की डॉक्टर्स के साथ कॉन्वर्जेशन ओवरहियर की जिसमें डॉक्टर ने बोला कि आई थिंक इसको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है जिसकी वजह से इसकी डिप्रेशन जो है वो ट्रिगर कर गई है. सो शी नीड्स साइकेट्रिक हेल्प. और जब मैंने ये सुना मेरे सामने जितनी भी मैंने बचपन में बॉलीवुड फिल्म्स देखी थी ना जिनमें हीरोइन किसी साइकेट्रिक वार्ड में बैठी होती है अपने बाल काट के, मेरे सामने ना वो सारे यूं इमेजेस आना शुरू हो गए और मैंने बोला मैं पागल हो गई हूँ. आई एम गोना एंड अप इन अ साइकेट्रिक वार्ड ना, व्हाट इज हैपनिंग विद मी. सो नाउ माई डैड टुक मी होम फ्रॉम देयर एंड आई डोंट नो आप लोगों में से कितने लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है जहाँ पे आप ख्वाब देख रहे होते हैं और आपको पता चल जाता है कि आप ख्वाब में ख्वाब देख रहे हो. किसी ने एक्सपीरियंस किया है? ओके, सो व्हेन
in your dream, you know that you're dreaming. There is this feeling that is telling you to like wake up from it, and you're constantly feeling stuck, right? Are you guys aware of that feeling? So that feeling was, I was experiencing that for like extended hours in my waking state. Because मुझे depression के साथ साथ comorbid derealization भी थी, जो कि अभी तक मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या हो रहा है. So I was constantly thinking कि अभी हुआ क्या है, क्योंकि इस टाइम तक मैं साइकेट्रिस्ट के पास नहीं गई थी. मैं घर आई, मैंने बोला कि मुझे ये ऐसे क्यों लग रहा है, मैं ख्वाब में हूँ, पता नहीं क्या सीन है, शायद मैं अपनी दोस्त के घर लास्ट थी, मैं उधर वापस जाती हूँ. So you know, I'll sleep on her bed, and when I wake up there, so this dream will be over. And I did that. And of course, you know, the dream wasn't over. I was still feeling that same feeling. Khair, a friend came in the picture who was battling depression for quite a long time. So उसने देखा कि अच्छा ये तो कुछ मसला है. So he took me to a therapist. मेरी काफ़ी therapy हुई, चीज़ें हुई. But it wasn't helping. So one fine day, you know, I realized कि अच्छा अब psychiatrist के पास जाना है, दवाइयाँ खानी है. तो मैं गई. I still remember the first time when I went to my psychiatrist, Aga Khan mein, so I was walking down a रास्ते में, there was this ambulance जिसके अंदर से they were taking out a woman on a stretcher who was filled in blood. She probably had an accident or something bad happened to her. And I was so like horribly done with my life, and I was so you know, like sad from the inside that looking at her, I was literally constantly thinking in my head कि इस वक्त अस्तगफिरुल्लाह, but इस वक्त ये औरत भी मुझसे बेहतर पोजीशन में है, and I wish Allah Ta'ala I could switch lives. I mean, that was a terrible, you know, wish to make, but that is how bad the situation was for me. Now, when I went to the psychiatrist, he told me that my condition was a result of my biology and the bad situations in my life. Now, what he did not tell me was that the bad situations in my life were a result of the bad decisions and the bad choices that I was constantly making for myself. And how I figured that out, I'll come to that. अच्छा, इस सब के बाद मैं घर गई, दवाइयाँ लेना शुरू हो गई, चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो गई, लेकिन डीरियलाइजेशन इतनी बुरी थी. आई रिमेंबर कि उसमें मुझे ऐसा फील होता था कि अगर मैं एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में जाऊँगी, सो फॉर एटलीस्ट 2 to 3 minutes मेरा दिमाग सोचता रहेगा कि क्या मैं उस कमरे से निकल के इस कमरे में आ गई हूँ, या मैं अभी भी वहीं पे हूँ, या मैं ख्वाब में हूँ. सो लाइक आई न्यू दैट आई हैव अ कंडीशन in which I feel like I'm constantly stuck in a dream, but Yashma, this is not a dream, so you have to be thinking and acting logically all the time. So वो चीज़ इतनी ज़्यादा, you know, that constant reassurance that you have to give to yourself after every 1 minute or 2 minutes or after every move that you make gets really exhausting for you, right? So I started to like sit in one position and stay in one place for as long as I could, ताकि मुझे वो चीज़ ना करनी पड़े. अच्छा, दवाइयाँ ले रही थी, चीज़ें थोड़ी बेहतर होना शुरू हो गई. I was becoming numb towards the bad feelings, but I could not even feel the good feelings. So I was thinking, I used to think, why? Now, what served as the life-changing moment for me was this one night, जब मैं इसी तरह रात के कुछ, I think 4 बज रहे थे, मैं बैठ के एक फिल्म देख रही थी, and I used to watch a lot of films because, you know, आप एक ही पोजीशन में बैठे रहते हो तो वो derealization ज़्यादा हिट नहीं करती. So I was watching this film, and 4 बज रहे थे, मेरे अब्बू बाहर से आए, and he seemed really tired, and he even told me कि वो पूरा दिन से घर से बाहर निकले हुए थे, उन्होंने बहुत काम किया और अभी वो हाईवे से गाड़ी चला के आ रहे हैं. So now he's going to sleep. मैंने कहा ठीक है, अब्बू सोने चले गए, मैंने एक और फिल्म कंटिन्यू कर दी. एग्जैक्ट 2 घंटे बाद सुबह के 6 बजे मेरे अब्बू वापस ऊपर से नीचे आते हैं, फुल तैयार हुए हुए, and he's ready to go leave the house for somewhere else again. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पापा आप अभी 2 घंटे पहले सोने गए थे, and you were exhausted and you were really tired, तो आप अब एकदम से दोबारा तैयार होके कहाँ जा रहे हैं? To which he says कि यार बेटा वो एक कंसाइनमेंट आया है तो मुझे फिशरी जाना है. मैंने कहा पापा वेट, 45 मिनट्स की ड्राइव है, यू हार्डली स्लेप्ट फॉर 2 hours, प्लीज गो बैक एंड स्लीप, यू नो, गेट सम रेस्ट. मेरे अब्बू ने मेरे सर पे हाथ रख के एक बात बोली जो कि आज दिन तक यू नो मेरे गूज़बम्प्स खड़े कर देती है. उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, नहीं सेड कि बेटा अगर मैं जाके आराम से सो गया, या मैं अपने आराम के बारे में या अपनी नींद के बारे में सोचना शुरू हो गया, तो तुम लोग आराम से कैसे सोगे? That made me feel so bloody selfish about myself, and I just felt so guilty कि wait, like when he left I kept thinking about it for hours, and I thought to myself कि like मेरे अब्बू उम्र के इस हिस्से में जहाँ पे पता नहीं वो किन चीज़ों से फाइट करते हुए आए होंगे और अभी भी किन चीज़ों के साथ फाइट कर रहे हैं, but he's still standing strong, and he has chosen that for himself. So when he can do it, I can do it too. उस दिन से
मैंने जो है सोचा कि नाउ आई विल स्टार्ट टू कॉन्कर माई फियर्स एंड आई विल स्टार्ट टू मेक माई life and myself better and become a more independent, confident and a stronger person. You know, there's this concept of neuropaths in psychology, which I don't know if I have it right, lekin this is my understanding of it. जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपकी बॉडी के किसी हिस्से को शॉक लग जाए और वो पैरालिसिस आपका हाथ पैरालाइज हो जाए या टांग पैरालाइज हो जाए, आप फिजियोथेरेपी कराते हो, स्लो ग्रेजुअल मूवमेंट्स के साथ, बेबी स्टेप 1 by 1 आप जो है अपनी सेल रीएक्टिवेशन को वापस नॉर्मल जगह पे लेके आते हो, राइट? सिमिलरली न्यूरोपाथ्स क्या करते हैं कि आपके दिमाग में न्यूरोपाथ्स होते हैं, अगर आप कोई भी बिहेवियर जो है वो एनी बिहेवियर दैट यू नो मेक, उसके साथ दिमाग में एक न्यूरोपाथ क्रिएट होता है, एंड थिंक ऑफ दैट न्यूरोपाथ एज अ लिविंग बीइंग. अब जब बच्चा होता है छोटा, जब यू हैव अ बेबी, यू हैव टू फीड दैट बेबी योरसेल्फ ताकि वो बड़ा हो, और जब वो बड़ा हो जाता है एक एज में आके वो बच्चा खुद अपने लिए जाके खाना खा सकता है, ढूंढ सकता है, ला सकता है. सिमिलरली न्यूरोपाथ्स के लिए वो जो लाइफ है उनकी वो लाइफ को जिंदा रखने के लिए न्यूरोपाथ्स को चाहिए होता है फीड के जरिए वो बिहेवियर. शुरू में हमें कॉन्शियसली वो बिहेवियर उसको देना होता है, बट एक टाइम ऐसा आता है जब वो न्यूरोपाथ इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो इनफैक्ट हमसे वो बिहेवियर करवाना शुरू कर देता है. सो व्हाट आई डिड वाज कि अब मुझे बाथरूम अकेले जाने से डर लगता था, क्योंकि पैनिक अटैक ना हो जाए, मैं फ्लोर पे ना गिर जाऊँ. फ्लोर तो इतना बाथरूम का ऐसे होता है कि मेरा सर फट जाएगा, मैं मर जाऊँगी, तो अम्मी को हमेशा साथ लेके जाती थी. सो आई टोल्ड माई सेल्फ कि नहीं यशमा, खुद जाओ, मुँह हाथ धो, आज पहले असिस्ट शुरू करो. नेक्स्ट डे गो फॉर द रिचुअल्स. देन थर्ड डे आई शावर्ड अलोन, एंड व्हेन आई डिड इट फॉर वंस, ट्वाइस, थ्राइस, फोर्थ टाइम ऐसा हुआ कि आई स्टॉप लाइक पैनिकिंग अबाउट इट, बिकॉज न्यूरोपाथ क्रिएट हो रहे थे. सिमिलरली गाड़ी चलाने से अब डर लगता था, बिकॉज पहला पैनिक अटैक गाड़ी में आया था, तो मैंने जाके अपनी पार्किंग लॉट में गाड़ी में बैठना शुरू किया अकेले. फिर मैंने गाड़ी रिवर्स करके बाहर पार्क करना शुरू की, फिर अपनी लेन में चलाना शुरू की, देन टू नियर बाय एरियाज, एंड देन वन फाइन डे आई वाज एबल टू गो पिक अप अ फ्रेंड. एंड जस्ट बाय द वे इन दिस प्रोसेस ऐसा नहीं है कि मुझे एंजाइटी नहीं हुई या पैनिक अटैक्स नहीं हुए, लेकिन बिकॉज आई स्टॉप पैनिकिंग अबाउट दोज पैनिक अटैक्स सो मच कि वो पैनिक अटैक्स स्टार्टेड मैटरलेस, एंड दे मतलब वो हो ही कम गए. अच्छा, नाउ ऑल ऑफ दिस वाज हैपनिंग, ठीक है, चीज़ें वापस सही हो रही थी. मैंने सोचा कि जो डीरियलाइजेशन का फियर है वो अभी भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से मैं कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी पे डिपेंडेंट रहती हूँ कि हर वक्त मेरे साथ कोई एक इंसान हो मुझे ये श्योरिटी देने के लिए कि मैं ख्वाब में नहीं हूँ, मैं लाइक असल ज़िंदगी में हूँ. तो मैंने कहा इसका हल क्या है. माई पेरेंट्स वॉन्टेड मी टू कंटिन्यू माई एजुकेशन लाइक आगे, कुछ मैंने ब्रेक ले ली थी, तो मैंने कहा हाँ ठीक है, बैचलर्स करना है, पढ़ने जाती हूँ. मैंने कहा पढ़ने मुल्क से बाहर जाती हूँ, बिकॉज मुल्क से बाहर जाऊँगी पढ़ने, सो ऑफ कोर्स आई विल हैव टू डू एवरीथिंग बाय माई सेल्फ एंड अलोन, एंड आई विल बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन. वो किया, ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन लिया बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी में. मैंने कहा चलो साइकोलॉजी पढ़ूंगी, थोड़ा खुद के बारे में भी ज़्यादा सही समझ आएगा. मैं गई, ऑफ कोर्स वहाँ जाके प्लेन पे अकेले चढ़ना, फिर वहाँ पे सब कुछ जाके अकेले करना, ऑल ऑफ दैट रियली हेल्प क्रिएटिंग दिस न्यू न्यूरोपाथ दैट made me more confident about myself कि हाँ यशमा, you are enough for yourself. And slowly and gradually the derealization started to go away as well. एक दो एपिसोड्स आई, बट उन एपिसोड्स में क्योंकि मैं अपने लिए खुद अकेले खड़ी हुई, तो मुझे यकीन आ गया कि अच्छा मैं अकेले भी अपने आप के लिए काफ़ी हूँ. I started working, डोमिनोज में पहली जॉब की. मैंने जानबूझ के 1 घंटा दूर ड्राइव जो है वाली ऑप्शन चूज़ की, हालांकि 10 मिनट करीब भी था डोमिनोज, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे सारे फियर्स निकालने हैं. आई वांट टू कॉन्कर माय फियर्स, व्हिच इज़ अ ग्रेट आइडिया. ये सब कुछ हो गया. आई वाज वर्किंग, आई वाज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, माय लाइफ वाज बैक ऑन ट्रैक, एंड इट फाइनली हैड अ पर्पस, अ मीनिंग. लेकिन अभी भी जो है एक चीज़ रह गई थी, विच वाज माय लो सेल्फ एस्टीम एंड दैट डिस्टॉर्टेड इमेज ऑफ माई सेल्फ कि शायद लाइक आई एम नॉट दैट ग्रेट लुकिंग. सो आई थॉट कि अब इसका क्या करना है, और अब टाइम आ गया था चूज़ करने का एक करियर भी अपने लिए. आई ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस, एंड व्हेन आई वाज यंग, लाइक व्हेन आई वाज, राइट नाउ आई एम 28 बाय द वे, और मैं जब 16 साल की थी, तो क्योंकि मुझे तब भी शौक था, तो मैंने एक वीजिंग की जॉब स्टार्ट की थी, जो मैंने एग्जैक्ट 3 महीने बाद छोड़ दी थी, इसी वजह से, बिकॉज आई यूज टू फील कि मैं जो हूँ आई एम नॉट गुड इनफ टू बी ऑन स्क्रीन. तो इसी तरह जब मुझे ड्रामाज भी ऑफर होते थे उस टाइम पे, बिकॉज ऑफ बीइंग अ वीजे, तो मैं सोचती थी कि शायद मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो ड्रामा फ्लॉप हो जाएगा और कोई मसला हो जाएगा. खैर, अब मैंने बोला यशमा, नाउ इट्स टाइम टू कॉन्कर दिस लास्ट फियर ऑफ योर्स. वापस जाओ पाकिस्तान,
go give auditions and क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा ड्रामा अगर फ्लॉप भी हो जाएगा यार तो you know end पे you will know that at least you tried and you will not have to stay with this what if. So I came back and you know I tried and ever since I think I haven't stopped. ऐसा नहीं है कि बीच में मुश्किलात नहीं आई, एक ड्रामे में मेरी टांग भी टूट गई, I was put on a wheelchair but I kept fighting. Now my reason for telling you guys this, इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के बारे में एक्सपीरियंसेस और जो मैंने रैंटिंग की है उसका पूरा मकसद ये है कि अभी जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं, अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा है जो कि अपने ही लिमिटेड बिलीफ्स की वजह से अपनी ज़िंदगी में कम्प्लीटली खुशियाँ नहीं ढूंढ पा रहा, सो आई वॉन्ट यू ऑल टू गो होम टुडे एंड गिव एट लीस्ट 1 hour टू योर सेल्फ एंड थिंक कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपनी खुशी हासिल करने से रोक रही हैं. You know, people blame depression a lot on biology, whereas it's a lot deeper than biology. So the solutions need to go a lot deeper than that as well. Saying that blaming depression completely on biology is like saying that your pain does not have a meaning. Whereas it's not that. I mean, saying that your pain does not have a meaning and it's just a result of, you know, miswiring in your brain. No, it's not that. I think depression is in fact a signal. It's telling you something. Listen to it. And if you're depressed, you're not a weak person or somebody who's crazy. You're just a human being with unmet needs. And you have to figure out what those needs are. Usually, होता ऐसे है कि you have a need but you don't have enough resources to fulfill that need, तो depression हो जाती है. So what's the solution out? The solution is कि आप अपने comfort zone से निकलो और आप अपने लिए वो resources ढूंढो. अगर for some it will be easy, for some it will be difficult, but at least you will get somewhere and it is not impossible. And that somewhere where you will be a lot better than the place that you started from. I did not have a lot of time, so I think I'm done and I really hope I could deliver what I wanted to say. Thank you so much.